वेलकम बैक टू अवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवन आपका चैनल दौन एंड बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का पेपर सॉल्व करेंगे और ये कक्षा 6 का रहेगा और 2023 का पेपर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। इसमें आपको समय मिलता है 2 घंटे का और जो पूर्णांक होती है इसमें 100 मार्क्स होते हैं और इसमें जो क्वेश्चन मिलते हैं आपको वो भी 100 ही मिलते हैं। इसमें 1 से 25 तक आपको हिंदी भाषा के मिलेंगे और 26 से 50 तक गणित के मिलेंगे और 51 से और 100 तक मानसिक योग्यता के। ठीक है, और इस मानसिक योग्यता में ही 51 से आपको 60 तक आपको जीके का मिलता है। मानसिक योग्यता में ही जो 10 प्रश्न होंगे वो आपके जीके से संबंधित होंगे। उत्तराखंड से हो सकते हैं और पूरे देश से हो सकते हैं। 10 प्रश्न इसके रहेंगे और बाकी 40 क्वेश्चन आपके मानसिक योग्यता के उसमें होते हैं। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया है। अब आगे कुछ और निर्देश हैं, आपको मैं साफ कर लेता हूँ। जो भी भरने हैं वो आपको कहीं सॉल्व नहीं करने। आपको OMR पत्रक मिलेगा, उसमें ABCD आपको दिया गया है। आपको जो भी होगा उसमें A के सामने वाला या जो भी सही है उसमें, अगर माना बात A विकल्प सही है तो A वाले के सामने का गोला करना है। अगर आपको OMR पत्रक भरना नहीं आता है तो मैं उसका लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हिंदी खंड देख लेते हैं और इसका पहला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि है। हमारे पास ऑप्शन है गुरुमुखी, मैथिली, देवनागरी या सिंधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसका राइट आंसर क्या है? देवनागरी। स्टूडेंट, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट भी करते जाइए। आप अपनी जीके की कॉपी निकाल लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप उनको नोट करेंगे। आपको क्वेश्चन लिखने हैं और पूरे विकल्प नहीं लिखने। जैसे इसका जो राइट आंसर सी है तो आपको पहले लिखना है कि क्वेश्चन में Q1 किया और उसमें लिखा है कि हिंदी भाषा की लिपि है, तो और उसमें आंसर लिखा देवनागरी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे वैसे नोट भी करते जाएंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? यानी क वर्ण को कहाँ से उच्चारित करते हैं हम? कंठ से, तालु से, मूर्धा से या दंत से? तो इसका जो राइट आंसर है, सही उत्तर है वो है ए, कंठ से उच्चारित करते हैं। ठीक है, आप नोट करते जाएंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। किसी शब्द के बाद जुड़ने वाले शब्दार्थ को कहते हैं, यानी जो बाद जुड़ता है, शब्द के बाद जुड़ता है उसको क्या कहते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन है उपसर्ग, पद, प्रत्यय, वाक्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, प्रत्यय। अगर पहले जुड़ने, यहाँ पे तो लिखा है कि बाद में जुड़ने वाले, अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार भी आ सकता है कि पहले जुड़ने वाले शब्दार्थ को क्या कहते हैं, तो पहले जुड़ने वाले शब्दार्थ को क्या कहते हैं? उपसर्ग। पहले जुड़ने वाले को उपसर्ग और बाद में जुड़ने वाले को प्रत्यय। ओके, तो आप इन दोनों को नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पावक का संधि विच्छेद है, तो पावक का संधि विच्छेद क्या है? हमारे पास दे रखे हैं कि पाधन वक, पोधन अक, पावधन क, पोधन अक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, पोधन अक। आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, संधि मतलब मतलब जोड़ना और संधि विच्छेद मतलब किसी को 2 हिस्सों में तोड़ना। ठीक है, तो पावक का पोअक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। दीर्घ स्वर नहीं है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। हम क्या करते हैं, जब आप, चूंकि आप पहली बार पेपर दे रहे हैं तो हम इस बीच पर नहीं वाले को भूल जाते हैं, हम इसको पढ़ ही नहीं रहे होते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। तो दीर्घ स्वर नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन है आ दीर्घ स्वर है, री, ई दीर्घ स्वर है, उ दीर्घ स्वर है। ठीक है, अगर उ लिखा होता तो वो दीर्घ स्वर नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, री क्या नहीं है? दीर्घ स्वर नहीं है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ये होगा री। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से शुद्ध शब्द है, यानी आपको इतने सारे दे रखे हैं, इनमें से आपको छांटना है कि कौन सा शुद्ध शब्द है। यानी ज्योत्सना कैसे लिखते हैं? तो ज्योत्सना ऐसे लिखते हैं। ठीक है, आधा जौ, यो, आधा तो, आधा सौ और ना, ऐसे करके ज्योत्सना लिखा जाता है। तो आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे उज्जवल हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। मैं विद्यालय जाता हूँ, वाक्य में मैं है, यानी इस वाक्य में मैं क्या है? क्रिया है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैं क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कारण है पाप का लोभ, इस वाक्य का सही क्रम है।
आपको ये जो वाक्य दे रखा है इसको सही क्रम में लिखना है। तो हमारे पास ऑप्शन है पाप है लोभ का कारण, लोभ पाप का कारण है कारण लोभ पाप का, लोभ का कारण पाप है। तो 9 का जो राइट आंसर है वो क्या है? बी, लोभ पाप का कारण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी, और इसका सी, 4 का सी, 9 का बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं, यानी जो वर्ण हैं उनके व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं हम? वर्ण समूह, वर्ण संग्रह, वाक्य या वर्णमाला? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, वर्णमाला। वर्णों की व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। अर्धविराम लिखा जाता है, यानी जो अर्धविराम का चिन्ह कैसे लिखते हैं हम? ठीक है, क्या ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं? तो अर्धविराम का चिन्ह कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और ये चिन्ह क्या है? पूर्ण विराम। और ये क्या है? प्रश्नवाचक चिन्ह। और ये क्या है? तो इसको आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस चिन्ह को क्या कहते हैं। एक डंडी और छोटा सा बिंदु, तो इस चिन्ह को क्या कहते हैं? आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्टूडेंट, आई होप कि आपने पूरे 10 क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे और उनको समझ भी लिया होगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 10 तक पहुंच गए और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जो सब्सक्राइब बटन है इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। ठीक है, आप उसको दबाएं और जो बगल में घंटी का चिन्ह है उसको भी प्रेस कर लें, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहते हैं जो कि आपको, अगर आप नोटिफिकेशन ऑन कर देते हैं तो आपको सबसे पहले मिलेंगे। ओके, तो आप सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। कनक कनक शब्द युग्म का सही अर्थ है, यानी ये जो 2 बार कनक कनक दे रखे हैं इनका अर्थ क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, एक कनक का अर्थ सोना और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में कारक है, यानी आपको इस वाक्य में कारक देखना है। जो ये सेंटेंस है ना, पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें कारक क्या है? हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं अपादान कारक, संप्रदान कारक, करण कारक या अधिकरण कारक। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, अपादान कारक, यानी 11 का सी और 12 का ए। हम 16 देख लेते हैं। आरोह का विलोम है, यानी आपको विलोम शब्द लिखने हैं। तो आरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह। ये तो बहुत आसान था। ठीक है, 16 का जो राइट आंसर है वो है सी, अवरोह। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। लोचन का पर्याय है, यानी पर्यायवाची, यहाँ पे विलोम शब्द है, ये पर्यायवाची। तो लोचन का पर्यायवाची क्या है? क्या गगन है, वसन है, गर्दन है, नयन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो डी, नयन। ठीक है, इसका सी, इसका भी सी और इसका ए। ठीक है, तो आई होप कि आपने ये सारे प्रश्न अपनी कॉपी में नोट कर लिए हैं। चलिए अब हम कुछ और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तो हमारे पास ऑप्शन है दशानन, राजा रानी, भाई बहन, रात दिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, दशानन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलने वाले शब्द को कहते हैं, यानी जिसमें विभक्ति चिन्ह भी छूट जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? क्या उसको संधि कहते हैं, समास कहते हैं? उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में तो मैंने बता दिया, तो ये तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है। आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है, यानी आग बबूला होना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब क्या है? बी, क्रोधित होना, बहुत गुस्सा आ जाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। अक्ष, त्र, ज्ञ ये तीनों हैं, ये तीनों क्या हैं? संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। 13 का राइट आंसर ए, 14 का बी, 18 का बी और 19 का ए। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे, अपनी जीके की कॉपी में नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए हम 15 देख लेते हैं। जो जानने को उत्सुक है के लिए एक शब्द है, यानी आपको ये जो वाक्य है, छोटा सा वाक्य है, इसको एक शब्द में बताना है। तो जो जानने के उत्सुक है तो उसको क्या कहेंगे? सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ या जिज्ञासु? तो राइट आंसर क्या है? जिज्ञासु। जो सब कुछ जानने के उत्सुक रहता है तो उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। कहते हैं ना कि ये बड़ा जिज्ञासु बच्चा है भाई, ये बड़ा जिज्ञासु विद्यार्थी है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 20। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग है, तो सम्राट पुरुष के लिए तो सम्राट कहेंगे। अगर स्त्री सम्राट है तो क्या कहेंगे उसको? सम्राटी? नहीं, उसको क्या कहेंगे? सम्राज्ञी, सम्राटनी
या साम्राज्ञी? तो 20 का जो राइट आंसर है वो है बी, साम्राज्ञी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 25 तक के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। आपने 20 क्वेश्चन तो समझ लिए हैं और जो 21 से 25 के लिए एक ये गद्यांश है, आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद जो प्रश्न दे रखे हैं उनका आपको विकल्प ओएमआर पत्रक में उसको काला करना है या नीला करना है। ठीक है, तो चलिए हम ये पढ़ लेते हैं कि निर्देश क्या है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सटीक उत्तर या विकल्प लिखिए। तो ये गद्यांश ये है, ठीक है, कि माता सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी है। इनकी पूजा माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी अर्थात बसंत पंचमी को होती है। विद्यार्थियों के लिए सरस्वती की पूजा का अपना महत्व है। माता सरस्वती हंस पर बैठती है। यह हंस ज्ञान का सत्य निर्णय का प्रतीक है। उजला कमल उनका आसन है जो सादगी और स्वच्छता का प्रतीक है। सरस्वती के एक हाथ में वीणा है जो यह बताती है कि विद्या के साथ संगीत का होना भी आवश्यक है। यह संगीत जीवन को मधुर और सरस बनाता है। दूसरे हाथ में पुस्तक है जो ज्ञान की शिक्षा देती है। सरस्वती पूजा का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इस दिन हम सभी मन वचन क्रम से स्वयं को माता सरस्वती के चरणों में सौंप दें और उनसे अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करें। तो आपने ये बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आपके पास भी ऐसा ही एक पैसेज आएगा, गद्यांश आएगा, आपको बड़ी ध्यान से पढ़ना। अब हम इसके क्या करेंगे, आंसर करें, जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनके आंसर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सरस्वती पूजा कब होती है। तो सरस्वती पूजा कब, हमने गद्यांश बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आपने बिल्कुल सही बताया। तो इसका जो राइट आंसर क्या है, बसंत पंचमी। सरस्वती पूजा कब होती है, बसंत पंचमी को होती है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्या और ज्ञान की देवी हैं, कौन है, लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती या दुर्गा। तो इसका राइट आंसर है सरस्वती। विद्या और ज्ञान की देवी कौन होती हैं, सरस्वती होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। जीवन को मधुर और सरस बनाने में सहायक है। जीवन को मधुर और सरस बनाने में सहायक है, क्या सहायक है, हंस, संगीत, पुस्तक या उजला कमल। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, संगीत। ठीक है, 24 का जो राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। हंस प्रतीक है, हंस किसका प्रतीक है, सत्यासत्य निर्णय का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, सत्यासत्य निर्णय का। हमने अभी ऊपर पैसेज पढ़ा था ना, तो वहां पे लिखा था ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। किन से अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करनी चाहिए। हमको किन से अच्छे विचार और ज्ञान पाने की प्रार्थना करनी चाहिए, मनुष्य से, पशु से, पक्षी से या सरस्वती माता से। तो इसका जो आपने बिल्कुल सही कहा, इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, सरस्वती माता। ठीक है, तो स्टूडेंट ये आपने हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आई होप कि आपने सारे नोट किए होंगे, आपको सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आपने 25 क्वेश्चन नोट कर लिए हैं और समझ भी लिए हैं, और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। चलिए अब गणित वाला खंड देख लेते हैं। इसमें 26 से लेकर और 50 तक, यानी टोटल 25 क्वेश्चन किसके होंगे, अब गणित के होंगे। स्टूडेंट इसमें मैं आपको सिर्फ क्वेश्चनों के विकल्प नहीं बताऊंगा। जैसे हिंदी में बता रहा था कि भाई, जैसे इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो इसका मैं आपको सीधा राइट आंसर कि भाई इसका राइट आंसर 3 है, तो 3 नहीं बताऊंगा। या इसमें द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज, तो इसका यही नहीं बताऊँ, बल्कि इसको बताऊंगा कि 3 कैसे आया। ठीक है, आखिर 3 कैसे आए, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, तभी आपको सारे प्रश्न समझ में आ पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। तो इसका जैसे मैंने आंसर बता दिया कि 3। ठीक है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज 3। अब कैसे आया 3, चलिए ये भी सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। तो ये सॉल्यूशन है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। अब इन सब का योग करेंगे तो कितना आएगा, 15। और उसमें चूंकि ये अब हमने 5 से डिवाइड कैसे किया, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 है ना, ये 5 संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसको 5 से डिवाइड किया, भाग देंगे इसमें, तो 3 इसका ये राइट आंसर आया। तो अब आप समझ गए होंगे कि 3 कैसे आया राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा, इसका आंसर भी समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। 27 क्या है कि 3 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 100। और पूर्ण वर्ग संख्या कह रहा है, तो पूर्ण वर्ग संख्या भी क्या होगी? 100। ये क्या है? 10 का स्क्वायर होता है। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं कि 3600 सेकंड बराबर होते हैं, यानी 3600 सेकंड बराबर होते हैं। द 3600 सेकंड इज इक्वल टू किसके बराबर होते हैं? 15 मिनट के, 30 मिनट, 100 मिनट या 1 घंटा। तो इसका जो राइट आंसर है डी 1 आवर। तो कैसे होता है? चलिए हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। और 60 सेकंड बराबर 1 मिनट। तो 3600 सेकंड को हम क्या करेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम? चूंकि 1 मिनट में 60 सेकंड और 60 मिनट में 1 घंटे में 60 मिनट, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आएगा? 3600। ठीक है, तो 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। और कितने 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। 2 अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य यानी एलसीएम है। द एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज। तो इसका हमारे पास ऑप्शन है उनका योग, उनका अंतर, उनका गुणनफल या 1। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो आप देख सकते हैं 11 और 13 क्या है? प्राइम नंबर है। तो आप इनका एलसीएम निकाल के देख लीजिए, तो उनका गुणनफल ही क्या है? इसका राइट आंसर है। तो सी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, होगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 कि रोमन संख्या XCII बराबर है, यानी ये इसको हम अगर अंकों में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? द रोमन नंबर इज द रोमन न्यूमरल XCII इज इक्वल टू। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बी। ठीक है, 100 को क्या लिखते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर डालिए। क्वेश्चन नंबर 30 और 100 को क्या लिखते हैं आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। 300 विद्यार्थियों में से 120 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं, तो लड़कों का प्रतिशत क्या होगा? आपको सिर्फ संख्या ही नहीं बतानी है, आपको सिर्फ ये तो बड़ा आसान है कि 300 में से आप 120 घटा देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी, 180 लड़कों की संख्या आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बताने के लड़कों का प्रतिशत क्या है? तो 31 का जो राइट आंसर है वो तो मैं बता देता आपको, ए है। अब ए कैसे आया ये देख लेते हैं। तो ये मैंने आपके लिए पूरा सॉल्यूशन मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको पूरा दिखेगा। हाँ, अब आपको पूरा दिख रहा है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों की संख्या क्या है? ये पूरा सॉल्यूशन है, आप देख लेंगे। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 300। इसमें लड़कियों की संख्या है 120। तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम? 300 ऋण 120, 300 माइनस 120। तो आंसर कितना आएगा? 180। तो लड़कों का प्रतिशत निकालने के लिए अब इसको 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 180 180 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 300। तो इसको या तो हम इसको क्या करेंगे, इसको इससे काटा, इसको इससे काटा। अब क्या आएगा? 180/3। ठीक है, 180 अपॉन 3। अब इसको इससे काटेंगे तो 60 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 60%। ठीक है, तो ये 60% इसलिए है। ठीक है, आई होप कि आपको सारी प्रोसेस समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि विद्यार्थियों की संख्या 300, लड़कियों की संख्या 120, लड़कों की संख्या 300 ऋण 120 तो बराबर 180। अब इसको प्रतिशत बनाना है तो 180 गुणा गया 100/300। अब इसको 180/3, तो ये क्या आया? 60 आया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, नहीं आया समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न है। तो इसकी सबसे बड़ी भिन्न क्या है? बी। द लार्जेस्ट फ्रैक्शंस इन द फॉलोइंग इज। तो ये है। ठीक है, ये तो आपके लिए आसान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि 55 डिग्री में क्या जोड़ें कि यह एक समकोण बन जाए। आप समकोण तो जानते हैं कि समकोण किसको कहते हैं? 90 अंश को समकोण कहते हैं। 90 डिग्री को क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 55 में कितना जोड़ा जाए कि समकोण बन जाए? तो सबसे आसान तरीका है, इसमें 55 माइनस कर दीजिए। ठीक है, 90 में से 55 माइनस कर दीजिए। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए, 35 डिग्री। ठीक है, मैंने वैसे आपके लिए सॉल्यूशन भी बना रखा।
ये देख लीजिए आप कि समकोण किसको कहते हैं, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। ठीक है, तभी तो समकोण होगा। अब इसमें से 55 घटा देंगे हम, 55 माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा, 35 राइट आंसर होगा। अगर इसमें हम 55 में 35 और ऐड कर दें तो समकोण बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। 34 है कि एक संख्या में 6 से भाग देने पर भागफल 7 आता है और शेष 3 आता है, तो वह संख्या होगी। तो हमारे पास ऑप्शन है 25, 39, 45, 54। तो इसका सबसे सरल तरीका क्या है, 6 से 7 को गुणा करिए, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3, तो 6 7 42, 42 और प्लस 3 45। तो सी इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। रुपये 1 यानी 1 रुपया है, ये 1 रुपया है और 25 पैसे का अनुपात क्या है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले 1 रुपये को हम पैसे बनाएंगे। तो 1 रुपये बराबर क्या होता है, मैंने यहाँ पे वैसे सॉल्यूशन भी करा, 1 रुपये बराबर 100 पैसे। ठीक है, तो मैं इसको आपको पहले राइट आंसर बता दें। 35 का जो राइट आंसर रहेगा वो है बी। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। अब बी कैसे आया, यहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशन देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। तो 1 रुपये बराबर क्या होता है, 1 रुपये बराबर, यहाँ पे 1 नहीं लिख पाए, तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो अब इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 100 अनुपात 25, 100 रेशियो 25। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, चूंकि ये काट सकते हैं तो इसको डिवाइड करेंगे। तो हम इसको 100/25 करेंगे, तो 25 1 जा 25 और 25 4 जा 100। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 4/1 लिखेंगे और इसको अनुपात में लिखेंगे तो 4:1। ठीक है, तो ऐसे करके ये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 का गुणनफल, यानी इसको गुणा कर दो। अब इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, 9, 9 और 9। तो ऐसी कौन सी संख्या है, डी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल कितना होगा, 9990, 9990। तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। वैसे सॉल्यूशन भी दे रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा ही हो गया। यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये 3 है, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 और लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 999। अब देयरफॉर प्रोडक्ट, अब इसको गुणा कर देंगे तो ये इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, थोड़ा सा आप इसको सही कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी आप इसको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए। मैथ्स के सारे सवाल तो आप अपनी कॉपी में नोट करिए भाई। ठीक है, तभी वो समझ में आ पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है 28,307 में 8 के स्थानीय मान, यानी ये जो संख्या है इसमें 8 का स्थानीय मान एवं प्रत्यक्ष मान का योग, यानी पहले आपको इसमें 8 का स्थानीय मान निकालना है। तो इसमें 8 के आगे कितने संख्या हैं, 3 संख्या हैं। तो इसका 8 का स्थानीय मान क्या होगा, मैं ठीक से कर लेता हूँ। वैसे मैंने सॉल्यूशन बना रखा है। 8 का स्थानीय मान 8000 और 8 का प्रत्यक्ष मान क्या होगा, 8, और इनका योग कितना होगा, 8008। अब ऐसा कौन सा है, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आपको स्थानीय मान निकालना आता होगा, अगर नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, इसके लिए भी हम एक वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, तो 8 का स्थानीय मान 8000 और 8 का प्रत्यक्ष मान 8, तो इन दोनों का जोड़ 8008। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहेंगे तो ये मैंने इसके लिए सॉल्यूशन बना रखा है। ठीक है, समझ लें कि इसका स्थानीय, सबसे पहले स्थानीय मान निकालेंगे, फिर इसका प्रत्यक्ष मान निकालेंगे और फिर स्थानीय मान व प्रत्यक्ष मान का योग कर देंगे। तो ये राइट आंसर आ गया। आप इसको सॉल्यूशन को, क्वेश्चन को तो नोट करिए, सॉल्यूशन को भी अवश्य नोट करिए, तभी जाके आपको समझ में आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। और स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करें, अगर आपने अभी तक भी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करें, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि आप क्वेश्चन नंबर 38 तक पहुंच गए। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब बटन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं कि इसमें आपको ये जो समीकरण दे रखी है, ये भिन्न दे रखी है, इनको सरल करना है, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है कि 3 सही 2/5 गुणांक 5 सही 5/6 गुणांक 6/17 को, इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे, ये मैंने इसको सॉल्यूशन दे रखा है। सबसे पहले आप इन भिन्नों को क्या करेंगे, विषम भिन्न बनाएंगे। तो इसको हम विषम भिन्न कैसे बनाएंगे, 5 × 15 2 17 17/5, और वैसे ही इसको बनाएंगे 35/6 मल्टीप्लाई बाय 6/17, ठीक है। 17/5 35/6 6/17, ठीक है। अब इनको सरल करेंगे, अब इनको काटेंगे। तो जैसे हम 5 से क्या काटेंगे, 35 काटेंगे, तो 7 इसका आएगा, 5 7 जा 35, 6 से 6 को काट दीजिए और 17 से 17 को काट दीजिए, तो जो राइट आंसर क्या आएगा, 7, ठीक है। तो 7 कैसे आया था, तो आपने ये देख लिया होगा कि 7 इसका जो ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। 38 का जो राइट आंसर है वो है ए 7, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत 20 है। यदि प्रथम 4 संख्याओं का योग 81 है, 81 है, तो पांचवी संख्या होगी। तो 39 का पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। 39 का राइट आंसर होगा डी। अब डी कैसे आए, 19 कैसे आए, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 20, तो 5 संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 20 गुणा के 5 100 दिया है। क्या दिया है कि पहली 4 संख्याओं का योग क्या है, 81, तो पांचवी संख्या क्या होगी, 100 में से 81 को घटा देंगे तो 19। तो ये 19 इस प्रकार आया। आई होप कि आपको ये सारा सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। 40 क्या है, 5476 का वर्गमूल निकालना, आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या है, डी 74। अब 74 कैसा है ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने इसके लिए सॉल्यूशन बनाया है आपको, ठीक है। तो ऐसे आप वर्गमूल निकालना तो आपको आता ही है, तो इस प्रकार से 70 आया। नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे भाई, ठीक है। इसके लिए हम सिखाने के पूरे आपको प्रयास करेंगे, ठीक है, कि जिससे आप सीख जाएं। क्वेश्चन 41 है, चित्रानुसार समबाहु त्रिभुज, कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ए बी ई का परिमाप 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। यानी ये जो त्रिभुज है इसका परिमाप कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। वर्ग ए बी सी डी का परिमाप होगा, यानी जो ए बी सी डी यानी जो ये वर्ग है इसका परिमाप क्या होगा। आपको इसका परिमाप दे रखा है और आपने इसका निकालना है, ठीक है, इसका निकालना है। तो चलिए पहले इसका हम राइट आंसर देख लेते हैं। 41 का राइट आंसर क्या है, 41 का राइट आंसर ए 20। अब 20 कैसे आया, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो समबाहु त्रिभुज है ए बी ई, ये जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो सूत्र क्या है, त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो एक भुजा की लंबाई क्या होगी, तो 15 प्लस ए, इसको हम ए मान लेते हैं, ए, तो ये कितने होंगे, 3a, तो a इक्वल टू 15/3, तो 5। तो यानी एक भुजा की लंबाई क्या है, त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 5 है। अब चूंकि वर्ग का परिमाप क्या है, अब हमको वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा गया भुजा, ठीक है। तो 4 तो ये आ गया, 4 ये आ गया, और 5 ये एक भुजा है, तो इसका राइट आंसर क्या है, 20, ठीक है। आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए भविष्य में भी काम आ सकता है। चलिए क्वेश्चन 42 देख लेते हैं। इसमें क्या है, किसी पुस्तक पर अंकित मूल्य 75 रुपये है, यानी उसका क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये है। यह 20% छूट पर बेची जा रही है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य होगा। यानी आप इसको इस प्रकार देख सकते हैं कि जो क्रय मूल्य है 75 रुपये है, और छूट यानी इसको आप हानि मान के रखिए कि 20% हानि पे बेची जा रही है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है 50, 55, 60, 65। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी 60। अब 60 कैसे आया देख लेते हैं। ये सॉल्यूशन दे रखा है, आप इसको देख लें कि इसमें पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, यानी विक्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है, 75 रुपये, छूट पे बेचा जा रहा है 20। तो पुस्तक का विक्रय मूल्य निकालना हमको। तो इसका जो सूत्र है क्रय मूल्य
ब्रैकेट में 100 माइनस छूट का परसेंट अपॉन 100। तो ये इसका फॉर्मूला हुआ, सूत्र हुआ। अब इसको हम फॉर्मूले में रखेंगे, 75 ब्रैकेट में 100 ऋण 20 अपॉन 100, 100 माइनस 20 अपॉन 100। तो इसको हम इसको अब इसको सरल करेंगे तो क्या होगा, इसमें 100 में से 20 घट गया तो 80 रहा। अब इनको या तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, इसको यहीं पे काट लीजिए और या तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 75 मल्टीप्लाई बाई 80 तो ये हो जाएगा 6000 और उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 शून्य कटे तो 60, ये राइट आंसर आ गया। आप यहाँ पे भी काट सकते हैं, इसको यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है, यहाँ पे भी ये कट जाएगा, तब भी राइट आंसर 60 ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42 समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है 56,000 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। आपको साधारण ब्याज निकालना है। ठीक है, तो 43 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, बी। कैसे होगा देख लेते हैं। ठीक है, आपके लिए मैंने पूरा सॉल्यूशन दे रखा है। तो सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन गुणांगे समय गुणांगे दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 56,000 रुपये, समय कितना है 3 वर्ष, दर क्या है 4%। अब आप इसको फॉर्मूले में रखिए। ठीक है, फिर इसको 0 0 कटा, ठीक है, फिर 560 गुणांगे 3 गुणांगे 4, तो ये राइट आंसर ये आ गया। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लें। ठीक है, आप ब्याज के सूत्र को भी याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, यदि किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है तो भागफल होता है। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। इसमें आंसर क्या है, हमारे पास ऑप्शन है 0 संख्या के बराबर, शेषफल के बराबर या 1। तो इसमें आप थोड़े इसको समझ लो, बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़े से घुमा के दे रखा है। किसी संख्या को स्वयं से भाग दिया जाता है तो क्या है, अगर मान बात हमको 7 को 7 से डिवाइड करना है तो कितना आएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें कि 7 को 7 से करेंगे तो क्या आएगा, 7 1 जा 7। ठीक है, तो 1 आया, तो डी इसका क्या होगा, राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्न में से कौन जुड़वा अभाज्य संख्या है। तो जो जुड़वा अभाज्य संख्या है उनमें 2 का डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखिए, समझ रहे। तो इसमें 2 का, इसमें खंड 1 में जो ये ऑप्शन 1 है तो इसमें तो काफ़ी डिफरेंट है। इसमें 8 का डिफरेंट, ये भी नहीं हो सकते। इसमें 5 और 7, इसमें 2 का डिफरेंट, ये सही है। ठीक है, 3 और 7 में इसमें भी काफ़ी डिफरेंट, ये भी नहीं है। और 5 और 17 ये भी काफ़ी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 5 और 7। इसमें जुड़वा अभाज्य संख्या उन्हीं को कहते हैं जिसमें 2 का डिफरेंट होता है सिर्फ। ठीक है, वो प्लस में हो सकती है, माइनस में हो सकती है, लेकिन 2 का डिफरेंट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। 46 में है कि 17 + 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1 का मान है। आपको इसमें डिमास या बोडोमास का प्रयोग करेंगे, उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 46 का जो राइट आंसर है वो है ए, 22। अब कैसे आया देख लेते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया बोडोमास तो ये देख लीजिए, ये सूत्र है बोडोमास। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को लिख दें 17 + 8 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और -1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 4 से 8 को डिवाइड किया तो 2 आया, 4 दूना 8 तो 2 आया। ठीक है, तो 17 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1। अब हमको क्या करना है, हमने डिवाइड तो कर लिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आया, ये 6 आ गया। तो 17 + 6 - 1। अब इनको उसके बाद हमको ऐड करना है, ये ए लिखा है ना, ऐड किया तो अब ये आएगा 17 और 6 23, और अब लास्ट में माइनस करेंगे तो 22 ये आया। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन को भी आप अपनी कॉपी में, जीके की कॉपी में या मैथ्स की कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, किसी वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास होगा। आपको क्या निकालना है, व्यास निकालना है। आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, सर्कमफ्रेंस दे रखा है। ठीक है, और आपको इसका डायमीटर निकालना है। तो इस हमारे पास ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर। तो 47 का जो राइट आंसर है वो है सी, 28 सेंटीमीटर। अब 28 कैसे आया
देख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना व्यास क्या है, d सेंटीमीटर है, तो हम जानते हैं कि d व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, पाई d। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या दे रखी, 88 बराबर पाई d बराबर 88। अब इसको सूत्र में रखेंगे तो पाई का मान क्या होता है, 22/7 गुणा गया d बराबर 88। अब d बराबर 88 गुणा गया 7/22। अब इसको आप काटिए। ठीक है, 22 एकम 22 और 22 छको 88, तो 7 छको 28, 28 ये आया। ठीक है, तो इस प्रकार से 28 आंसर आ गया। तो आई होप कि आपको सारे मैथ्स के सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। जो नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं वहाँ भी आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, वैसे मैं आपके सारे प्रत्येक प्रश्नों के जवाब देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जो भी प्रश्न आपको नहीं आता है, सिर्फ इसी से संबंधित किसी भी विषय से संबंधित अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, और हम क्वेश्चन नंबर 48 तक पहुंच गए और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं कि इसमें ये जो ऐड दे रखा है कि 1/10, 11/100, 111/1000 का मान क्या है, आपको इनको जोड़ना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। अब ए कैसे है, मैंने आपके लिए एक बहुत सरल सा सॉल्यूशन बता रखा है इसके लिए। ठीक है, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। हमारे पास ये प्रश्न है। ठीक है, अब 1/10 का मान क्या होता है, 0.1। 11/100 का मान होता है 0.11 और 111/1000 का मान क्या होगा, 0.111। अब इनको ऐड कर लीजिए, 1 का 1, 1 1 2, 1 1 1 3, तो ये आया 0.321। ये इसका राइट आंसर हो गया। तो ये बहुत इजी वाला फॉर्मूला है, आप इसको अवश्य नोट करना है और याद भी रखें। अगर भविष्य में ऐसे कि जब नीचे से 0 दे रखे होते हैं तो ये बहुत आसान होता है डिवाइड करना। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न नोट कर लीजिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं, और ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। एक आयताकार पार्क 100 मीटर लंबा है। ये पार्क देख लीजिए कितना लंबा है, 100 मीटर। ये क्या है, 100 मीटर लंबा है और 60 मीटर चौड़ा है। इसकी यानी लंबाई कितनी है, 100 मीटर, और चौड़ाई कितनी है, 60 मीटर। पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। अब इसके बाहर से क्या है, 2 मीटर चौड़ा रास्ता भी है। ठीक है, ये रास्ता कितना मीटर है, 2 मीटर चौड़ा है। पथ है, तो इस पथ का क्षेत्रफल क्या है, तो आपको इस पथ का जो क्षेत्रफल निकालना है वो बताना है कि इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। पार्क के चारों ओर इसका क्षेत्रफल क्या है, तो ये देख लीजिए ये 2 मीटर चौड़ा है, यानी इधर भी 2 मीटर बढ़ गया, इधर भी 2 मीटर बढ़ गया। तो यानी अब इसकी लंबाई क्या हो गई, 100 धन 2 धन 2, तो यानी पार्क की लंबाई अब रास्ते सहित कितनी हो गई, 104। ठीक है, और वैसे ही इसकी चौड़ाई भी क्या होगी, पहले 60 थी तो इधर से 2 मीटर रास्ता बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, 2 इधर बढ़ गया, तो अब इसकी चौड़ाई क्या होगी, 60 धन 2 धन 2 यानी 64। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले अंदर वाले का क्षेत्र आपको क्या दे रखा है, अंदर वाले का आप क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके बाद में जो रास्ते का जो बाहर का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 49 का जो राइट आंसर है वो है बी। ओके, ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। अब बी कैसे आएगा, जैसे वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो मैंने आपको इसमें यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा है। तो सबसे पहले आयत की लंबाई क्या है, 100 मीटर, और पथ की लंबाई क्या है, जैसे मैंने बताया था ना कि 2 मीटर इधर बढ़ रहा है, 2 मीटर इधर बढ़ रहा है, तो 104 मीटर। आयत की लंबाई 100 मीटर और पथ सहित आयत की लंबाई कितनी होगी, 104 मीटर। आयत की चौड़ाई 60 मीटर और पथ सहित चौड़ाई क्या होगी, 60 धन 2 धन 2, 64 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई। ठीक है, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, 104 गुणा गया 64। और अब हम चूंकि हमको पथ का क्षेत्रफल निकालना है तो उसमें से हमको अंदर का घटाना पड़ेगा, तो इसमें से हम आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी हम 104 गुणा गया 64 करेंगे और उसमें से 100 गुणा गया 60 घटा देंगे। मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, पहले आप शुरू वाला नोट कर लीजिए और फिर बाद वाला भी नोट कर लीजिए। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6656 आएगा, उसमें से हम 6000 घटा देंगे। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, 656 स्क्वायर मीटर। तो ये इसका आंसर आया। ठीक है, आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा।
ये आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या इसको आप अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, भविष्य में भी काम आने वाला सवाल है। मैथ्स के जो हमारा ये अंतिम प्रश्न है, क्या मैथ्स के जो खंड का हमारा ये 25वां क्वेश्चन होगा। मैंने आपको बताया 26 से लेकर और 50 तक होंगे। ठीक है, तो ये लास्ट 50वां है, मैथ्स का अंतिम प्रश्न है। ये 25वां क्वेश्चन है। जो 25 क्वेश्चन आते हैं, हमने 25 हिंदी के देख लिए हैं और ये 25वां मैथ्स का भी हम देख रहे हैं। 17/25 का प्रतिशत क्या होगा, इसको हमको आपको 17/25 को परसेंटेज में बदलना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। 50 का राइट आंसर डी है। तो डी कैसे आया देख लेते हैं। परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका कि 17/25 गुणा गया 100 कर दीजिए। ठीक है, अब या तो आप इसको यहीं पे काट लीजिए, 25 से कम 25 और 25 चौको 100। ठीक है, तो 17 चौको 68, या इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर यहाँ काटिए, तब भी आंसर यही आएगा। तो राइट आंसर क्या है, 68। डी इसका राइट आंसर है। तो स्टूडेंट, ये थे मैथ्स के 25 क्वेश्चन। आपने, आई होप कि आपने सारे 25 समझ लिए होंगे। 25 आपने हिंदी के समझ लिए हैं और प्लस 25 आपने मैथ्स के समझ लिए, यानी टोटल 50 क्वेश्चन आपने सारे समझ लिए हैं। ठीक है, अगर आपने सारे समझ लिए तो आप कमेंट सेक्शन में 50 लिखेंगे और यस लिखेंगे। ठीक है, और आपने 50 क्वेश्चन समझ लिए और अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं और ये क्या है, मानसिक योग्यता से संबंधित। इसमें मैंने बताया था कि मानसिक योग्यता आपको सिर्फ खंड 3 ही दे रखे होते हैं, कि इसमें बताया हो कि 51 से लेकर और 100 तक क्या होते हैं, मानसिक योग्यता के होते हैं। लेकिन इसमें भी 2 भाग होते हैं। 51 से लेकर 60 तक जीके होता है और 61 से लेकर 100 तक जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो मानसिक योग्यता होते हैं, मैथ के या मेंटल एबिलिटी के होते हैं। ठीक है, अगर आपको मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो मैं इनका बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं, बहुत सारे वीडियो हमने सॉल्व किए हैं, मैं उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी 2 अक्टूबर को हम किसका जन्मदिवस मनाते हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, या इनमें से कोई नहीं। तो 2 अक्टूबर को तो हम एक गांधी जी का गांधी जयंती मनाते हैं और दूसरे उसी दिन हम क्या करते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी मनाते हैं। तो इसका जो राइट, चूँकि यहाँ गांधी जी तो है नहीं, गांधी जयंती तो लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लाल बहादुर शास्त्री इसका राइट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। 2 का राइट आंसर क्या है, सी लाल बहादुर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ष एक अधिवर्ष या लीप ईयर है। ठीक है, किसको हम लीप ईयर कहते हैं। लीप ईयर उन सारे ईयरों को लीप ईयर कह सकते हैं जिसमें सबसे सरल फॉर्मूला है कि 4 से डिवाइड होता है। ठीक है, आप इनमें से 4 से भाग दीजिए, इसमें भी दीजिए, इसमें भी दीजिए, इसमें भी दीजिए। ठीक है, तो जिसमें 4 से पूर्ण बार चल जाता है उस ईयर को क्या कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। और उस साल क्या होता है, प्रत्येक साल फरवरी 28 को होता है और उस साल फरवरी क्या होता है, लीप ईयर में फरवरी 29 डे होते हैं उसमें। ठीक है, प्रत्येक साल जो सामान्य ईयर होते हैं उसमें 28 डे होते हैं और लीप ईयर में 29 डे होते हैं। तो अब तक आपने भाग दे दिया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी। ठीक है, 2020 क्या था, लीप ईयर था। अब आप देखिए, आप कॉपी निकालिए, देखिए कि 2015 में आप 4 का भाग दीजिए, क्या पूर्ण बार जा रहा है, 2018 में दीजिए, 2020 में दीजिए, 2022 में दीजिए। अब बताइए कि क्या मैं सही बताया मैंने क्वेश्चन, ये जो सी ऑप्शन बताया क्या ये सही है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 53 देख लेते हैं। दीपावली से 11 दिन बाद मनाया जाने वाला उत्तराखंड का लोक पर्व क्या है, यानी दिवाली के ठीक 11 दिन बाद हम क्या मनाते हैं, हरेला, इगास, फुलदेई या नंदाष्टमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इगास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 54 देख लेते हैं। यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 20वां दिन होगा, यानी 10वां दिन अगर शनिवार है तो 20वां दिन क्या होगा, क्या रविवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा या बुधवार होगा। तो 54 का जो राइट आंसर है वो है सी, मंगलवार होगा। ये देख लीजिए, अगर 10 तारीख को क्या है, शनिवार है, तो अब कितने दिन बाद शनिवार आएगा, 17 तारीख को फिर से शनिवार आएगा, 18 तारीख को रविवार
19 तारीख को सोमवार और 20 तारीख को मंगलवार होगा। तो 20वां दिन क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय सैन्य अकादमी स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है देहरादून, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर है ए, देहरादून। ठीक है, IMA कहाँ है? देहरादून में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। निम्नांकित में से कौन सा नगर सरोवर नगरी के रूप में जाना जाता है? ये तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ए, नैनीताल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले क्या नाम था, यानी पुराना नाम क्या था? तो क्या उसका राजौरी नेशनल पार्क था, रामगंगा नेशनल पार्क था, कालागढ़ नेशनल पार्क था, या हेली नेशनल पार्क था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, हेली नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सही है, यानी कौन सा जो ये दे रखे ना, तो इनमें से कौन सा सही है? तो रानीखेत, बागेश्वर नहीं, रानीखेत तो अल्मोड़ा में है। मसूरी टिहरी नहीं, मसूरी देहरादून में है। कौसानी चंपावत नहीं, कौसानी तो बागेश्वर में है। लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, लैंसडाउन कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में ही है, तो डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 59, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें तो लिखा था कि कौन सा सही सुमेलित है, और इसमें लिखा है नहीं है। तो हंसुली गला, बुलाक कान, धागुली हाथ, नथुली नाक। तो ये क्या है? बुलाक कहाँ पहनी जाती है? नाक में पहनी जाती है। ठीक है, कान में नहीं पहनी जाती। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। हम जीके का अंतिम प्रश्न देखेंगे। कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? तो क्या लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही कहा आपने, बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपने 10 के आपके क्या हो गए? जीके के प्रश्न भी हो गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? मैथ के क्वेश्चन देखेंगे। 61 से लेकर 100 तक आप मैथ के क्वेश्चन देखें। इससे पहले कि स्टूडेंट हम मैथ के क्वेश्चन देखें, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हम 61 से लेकर 65 के लिए क्या कर देते हैं? निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? इन द ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन 4 ऑप्शन आर गिवन, 3 ऑफ देम आर सिमिलर। 3 क्या है? एक समान है। इन सम वे, किसी भी रूप से 3 क्या है? एक समान है। बट 1 इज ऑड, सेलेक्ट द ऑड वन। आपको जो भिन्न है उसको चूज करना है। ठीक है, यहाँ आपको चूज करना है और फिर आपको वहाँ OMR पे वहाँ पे ब्लैक करना है। उस टाइम अगर आपको OMR भरना नहीं आता है तो मैं उसका लिंक भी, मैंने एक वीडियो में सिखा रखा है कि कैसे करके OMR भरते हैं, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि OMR कैसे भरते हैं। और आप ऐसे ही काफ़ी OMR डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट दे सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं कि इसमें भिन्न क्या है? ईंट, सीमेंट, मकान, सरिया। तो आप देखेंगे कि ईंट क्या है? ईंट, सीमेंट, सरिया, ये मकान पे लगने वाले हैं, और इन सबको मिला जुला के क्या बनता है? मकान बनता है। तो इसमें सी क्या है? हाउस ऑड है। ठीक है, बाकी ये तीनों क्या है? मकान बनाने के मटेरियल हैं। ठीक है, इसमें सी अलग से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देख लेते हैं। 62 क्या है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूरोप। आप देखते हैं कि अफ्रीका भी क्या है? कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया भी कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी कॉन्टिनेंट है, यानी महाद्वीप है। सिर्फ इंग्लैंड क्या है? देश है। इंग्लैंड क्या है? एक देश का नाम है। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63, बांसुरी, ढोलक, ढपली और तबला। ठीक है, तो इसमें क्या है? बांसुरी, ढोलक, डफली और तबला। तो आप देखें कि ढोलक भी बजाते हैं हम, ठीक है, हाथ से थाप देते हैं, डफली में हाथ से थाप देते हैं, तबला में भी हाथ से थाप देते हैं। सिर्फ बांसुरी है जिसमें हम सांस भरते हैं, सांस मुंह से फूंक मारते हैं और उंगलियां चलाते हैं, तो तब वो बजती है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ए क्या है? राइट आंसर। आप नोट भी करते जाएं भाई, मैंने आपको शुरू में बताए थे कि आप अपने जीके की कॉपी निकाल लीजिए और नोट करते, जैसे मैं बता रहा हूँ आप नोट करते जाएंगे। और इसमें जो, चूंकि इसमें तो सभी आपको लिखने पड़ेंगे, तब जाके आप बता पाएंगे कि ऑड क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64, पुदुचेरी, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अब आप देखिए
गुजरात क्या है, प्रांत है, मध्य प्रदेश भी प्रांत है, और पंजाब भी प्रांत है। ये तीनों क्या हैं, राज्य हैं। सिर्फ पुदुचेरी क्या है, संघ शासित प्रदेश है। तो ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन 65, बहन, मित्र, भाई और पिता। इसमें देखो जो सिस्टर है, ब्रदर है और फादर है, ये तीनों क्या है, हमारे ब्लड रिलेशन है। ठीक है, इनसे हमारा खून का संबंध होता है। सिर्फ मित्र ही इनसे हमारा खून का संबंध नहीं होता। तो बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपने नोट कर लिया है। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं, और ये निर्देश कहाँ होंगे, क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 70 तक के लिए। जो प्रश्न संख्या 66 से लेकर 70 तक के लिए डायरेक्शन है। क्योंकि स्टूडेंट हो सकता है कि आपके लाइफ का ये पहला टेस्ट हो जो कि आप परीक्षा हॉल में देंगे। ठीक है, तो आपको निर्देश अवश्य पढ़ने हैं। मगर जब तक आप निर्देश बहुत ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक, यहाँ पे लिखा है प्रश्नवाचक, इसकी जगह पे आएगा। यानी जो संबंध इसका इससे है तो इसका इस किससे होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम देख लेते हैं, जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, यानी उत्तर प्रदेश से अलग होके क्या बना, उत्तराखंड। ठीक है, यानी उत्तराखंड किस राज्य से अलग होके बना, उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से अलग होके क्या बना, क्या झारखंड बना, लद्दाख बना, छत्तीसगढ़ बना या भोपाल बना। ठीक है, तो क्या बना, मध्य प्रदेश से अलग होके छत्तीसगढ़ बना। ठीक है, समझ रहे। तो सी इसका राइट आंसर होगा। जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके बना, तो वैसे छत्तीसगढ़ से अलग हो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होके बना। तो इसलिए सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। देश, प्रधानमंत्री। देश में क्या होता है, प्रधानमंत्री। तो प्रदेश में क्या होगा, मुख्यमंत्री। ए इसका राइट आंसर, चीफ मिनिस्टर। ठीक है। चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो शुक्र क्या है, क्या उल्कापिंड है, तारा है, ग्रह है या सौर परिवार है। तो सी इसका राइट आंसर। आपने बिल्कुल सही कहा, प्लेनेट। शुक्र क्या है, जैसे चंद्रमा उपग्रह है तो शुक्र ग्रह है। ठीक है, आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 और 70 देख लेते हैं। बद्रीनाथ का जो संबंध चमोली से है, तो यमुनोत्री का क्या है, बद्रीनाथ किस जिले में है, चमोली जिले में है। तो यमुनोत्री किस जिले में, उत्तरकाशी में है। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 देख लेते हैं। घोंघा किससे होता है, किसकी कमी से होता है घोंघा, आयोडीन की कमी से होता है। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है, आयरन की कमी से होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आयरन, घोंघा किससे कमी से होता है, आयोडीन, और एनीमिया आयरन से। ठीक है, तो इसका जो संबंध इससे है तो उसका वही संबंध इसका इससे है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 से लेकर 75 तक के लिए निर्देश हैं कि इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में एक श्रृंखला दी गई है। ये देख रहे हैं कि 21, 23, 27, 33, 41 ये दे रखी है श्रृंखला के। अब यहाँ पे जो डॉट डॉट है वहाँ पे क्या आएगा, श्रृंखला के अगले पद का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पे क्या आएगा, क्या 50 आएगा, 52 आएगा, 53 आएगा या 51 आएगा। तो क्या आएगा, तो 71 का जो राइट आंसर, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 71 का जो राइट आंसर होगा वो है क्या है, डी। अब डी कैसे आया देख लेते हैं। इनमें क्या है, 21 में +2 करेंगे तो 23 में +4 किया तो 27 में +6 किया तो 33, और 33 में +8 किया तो 41, और 41 में +10 करेंगे तो 51। आप ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे 2 2 करके बढ़ रहे हैं। यहाँ पे 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा। ठीक है, तो पहले 2 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, फिर 6 बढ़ा, फिर 8 बढ़ा, और अब 10 बढ़ेगा। तो इसलिए डी राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। 71 का जो राइट आंसर है वो क्या है, डी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 72 देख लेते हैं कि इसका तो मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है। आप देख सकते हैं कि ACFHKMPR, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, UW लिखा है। अब UW कैसे आए, इसमें आप देखो 2 सीरीज हैं। इसमें क्या सीरीज है, एक A में +5 करेंगे तो F। इसमें आपको जैसे स्टूडेंट अगर ऐसे हैं तो आपको मान लेना है कि A बराबर 1 और Z = 26। ठीक है, और कभी कभी ये उल्टे भी चलते हैं कि Z = 1 और A = 26।
ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको, इस वाले फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। ठीक है, याद कर लीजिए कि ए पे अगर 1 आता है तो आई पे कितना आएगा, एम पे कितना आएगा, ऐसे करके आपको नोट कर लेना। ऐसे ही आरोही में और अवरोही में ऐसे नोट करने। तो यहाँ पे देखिए, ए में +5 करेंगे तो एफ आएगा, एफ में +5 करेंगे तो के आएगा, के में +5 करेंगे तो पी आएगा, और पी में +5 करेंगे तो यू आएगा। वैसे सी में +5 करेंगे तो एच, एच में +5 तो एम, एम में +5 तो आर, और आर में +5 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर है। सी इसका क्या है, राइट आंसर है 72 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 73 देख लेते हैं। 73 क्या है, 1 3 9 27 81 81, 1 3 9 27 81। अब यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 73 का जो राइट आंसर है वो है सी। अब सी कैसे है, चलिए देखते, सॉल्यूशन में देख लेते हैं। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, और 27 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 81 आया। यहाँ तक तो वहाँ दे रखा था। अब इसके बाद क्या, तो 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 243 आएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, 243 आएगा। सी इसलिए राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे जो अगली संख्या, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, सारे 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो तब जाके ये आएगा। ठीक है, अगर एक और संख्या लिखनी है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे माना बात, यहाँ पे फिर से एक और संख्या लिखनी है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें भी 2 सीरीज हैं, जेड और ए स्मॉल, वाई और बी स्मॉल, एक्स और सी स्मॉल, डब्ल्यू और डी स्मॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, पीछे वाला देख लीजिए स्मॉल है यहाँ पे, और आगे वाला कैपिटल है, तो डी इसका राइट आंसर है। अब मैं थोड़ा सी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो जेड में क्या करेंगे, -1 करेंगे तो वाई आएगा, वाई में -1 करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स में -1 करेंगे तो डब्ल्यू आएगा, और डब्ल्यू में -1 करेंगे तो वी आएगा। ए में +1 करेंगे तो बी, ठीक है, ये बी आया, बी में +1 सी, सी में +1 डी, डी में +1 ई। तो इसलिए वी कैपिटल, वी होगा कैपिटल और ई होगा स्मॉल, तो डी इसका राइट आंसर। वैसे यहाँ पे भी देखिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया है। नहीं समझा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे है 100, 121, 144, 169 और 196। तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो 75 का जो राइट आंसर है वो है ए, 225। 225 कैसे आया ये देख लीजिए आप। ठीक है, 100 कैसे आया, ये है 10 का स्क्वायर, ये 10 का वर्ग, 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, 13 का वर्ग, 14 का वर्ग। अब 14 के बाद क्या आएगा, 15 का वर्ग, तो 15 का वर्ग कितना है, 225। ठीक है, तो इसलिए ये राइट आंसर है। समझ रहे हैं? अब आपको समझ में आ गया होगा कि सी इसका ए इसका राइट आंसर क्यों है, ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन को भी नोट करेंगे और उसके बाद ये सॉल्यूशन को भी आप नोट करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देख लेते हैं। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रवि का स्थान आगे से 15वां, यानी आगे से वो कितना है, आप ऐसे करके खींच सकते हैं कि आगे से भी वो 15वां है और अंत से भी 15वां, यहाँ से भी अगर गिन रहे हैं तो वो 15वां है। तो पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 29 है। अब आप इसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या मैं सही बता रहा हूँ। आप करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लाइन खींचेंगे। ठीक है, पीछे से भी 15वां गिनेंगे और आगे से भी 15वां गिनेंगे, तो आप देखेंगे क्या वाकई 20 सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 29 इसका राइट आंसर है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे मुझे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 77 देख लेते हैं कि प्रातः 6 बजे घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच बनने वाले कोण। तो यानी जो सुबह ये घड़ी है, ये माना ये घड़ी है, तो यहाँ पे 12 बज रहे हैं और यहाँ पे 6 बज रहे हैं। तो ठीक 6 बजे, यानी घंटे की सुई 6 पे है और मिनट की सुई कहाँ है, घंटे की सुई 6 पे और मिनट की सुई 12 पे। तो मिनट की सुइयों के बीच और इनमें कोण बनना है, तो ये
आप जानते हैं कि सीधी रेखा पे ये कोण बनना है, तो सीधी रेखा पे बनने वाले कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या होगा? डी इसका राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 78 देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में ऐसे कितने 8 हैं जिनके ठीक पहले तथा ठीक बाद में विषम संख्या? वैसे 8 कितने हैं यहाँ? 1 2 3 और 4 8 हैं। ठीक है, कितना 8 हैं? 1 2 3 और 4 हैं। ठीक है, लेकिन क्या बोल रहा है कि उनके ठीक पहले और बाद में विषम है। तो इसमें भी पहले विषम है, बाद में विषम है, तो एक ये हो गया। ठीक है, दूसरे इसमें पहले विषम है, बाद में संख्या ये नहीं है। इसमें भी पहले विषम है, बाद में भी विषम है, ये भी सही हो गया। और इसमें भी पहले विषम है, बाद में भी विषम है। तो 3 इसका क्या है? राइट आंसर है। समझ रहे? इसका जो राइट आंसर कितना होगा? 78 का राइट आंसर 3। ठीक है, टोटल 4 8 हैं, लेकिन ये वाले में क्या है? पहले तो विषम है, लेकिन बाद में सम संख्या है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 79 देख लेते हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द अंत में आएगा, यानी सबसे बाद में कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, ए बी सी डी, इनमें से सबसे लास्ट में कौन आएगा? तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है बी। बी सबसे लास्ट में आएगा। ओके, 79 का राइट आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं? 5 6 7 और 9। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 9। अब 9 कैसे है आप देख सकते हैं। मैं आपको रफली आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या वाकई 9 थे। तो एक तो क्या हो गया? ये बाहर वाला आपने गिन लिया, एक। ठीक है, दूसरा क्या होगा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 तो ये हो गए और 4 तो ये हैं ही, 5 और 4 9। ठीक है, ओके, आई होप कि आपने समझ लिए हैं। तो 80 का राइट आंसर क्या है? 9 है। ठीक है, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 81 से लेकर 85 तक के लिए निर्देश हैं। ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया कि निर्देश आपको बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में बाईं ओर 3 समस्या आकृतियां हैं। ये 3 समस्या आकृतियां हैं। ठीक है, और चौथी आकृति के स्थान पर प्रश्नवाचक है। ये प्रश्नवाचक है दिया गया है। पहली 2 समस्या आकृतियों के बीच में एक संबंध स्थापित है, यानी इन दोनों के बीच में कोई संबंध स्थापित है। उसी प्रकार का संबंध तीसरी और चौथी आकृति के बीच में होना चाहिए। ऐसे ही ये तीसरी और चौथी के बीच में ऐसा होना चाहिए। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए। उत्तर आकृतियाँ ये हैं, 4 दे रखी हैं, उसको चुनिए जो कि प्रश्नवाचक के स्थान पे रखा जा सकता है। इनमें से आपको कोई एक चुनना है जो कि आपको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया है। अब हम प्रश्न कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देख लेते हैं। समस्या आकृति क्या है? पहले ऐसा था, फिर ऐसा हुआ। यहाँ पे ये देखिए, ये ऊपर चले गया ना अपनी जगह से, कि ठीक ऊपर चले गया, समझ रहे? और वृत्त क्या आ गया? उसकी जगह पे आ गया। तो अब यहाँ पे ये क्या आ गया? यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और ये डबल हो रहा है, यहाँ पे डबल हो जाएगा और ये उसकी जगह पे चल जाएगा। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है बी। 82 का देखो, यहाँ पे ये ऐसा है और फिर ये वृत्त ऊपर ही छूट गए, डॉट ऊपर ही छूट गया और ये नीचे आ गया। तो यहाँ पे ये ऐसा है तो ये क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा और डॉट वहीं छूट जाएंगे। तो सी इसका राइट आंसर है। 82 का जो राइट आंसर क्या होगा? सी है। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83, पहले ऐसे था, फिर इसके 8 पार्ट हो गए। ठीक है, 8 पार्ट हो गए। फिर अगर ऐसा है तो इसके भी क्या होंगे? 8 पार्ट हो जाएंगे। तो ए इसका राइट आंसर है। 84 का देखिए, ये पहले बाहर में वर्ग है और वर्ग के अंदर त्रिभुज है, और फिर क्या हुआ? त्रिभुज बाहर आ गया और वर्ग काला हो गया। ठीक है, तो वैसे यहाँ भी बाहर से त्रिभुज चतुर्भुज है, ये वर्ग है और उसके अंदर त्रिभुज है। अब त्रिभुज क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, लेकिन ये ऐसा होगा और उसके अंदर वर्ग चले जाएगा और वो काला होगा। तो ऐसा क्या है? डी है। ठीक है, तो 84 का जो राइट आंसर है वो है डी। 85 देख लेते हैं। 85 में पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, तो ये ऐसे है तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये ए इसका राइट आंसर है। 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 86 से लेकर 90 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ हैं। ये 4 आकृतियाँ हैं, इनमें से 3 किसी न किसी रूप से एक समान है किंतु एक भिन्न है। आपको भिन्न वाला चुनना है, ऑड वाला चुनना है। चूज द ऑड फिगर, ठीक है, जो भिन्न है उसको चूज करना है। तो इसमें देखिए, इसमें सारे जो स्पाइक हैं ये बाहर के सूरज की तरफ बन रखे हैं कुछ, तो तीनों एक जैसे हैं। सिर्फ इसी में है कि वो सब एक साइड है, दूसरी साइड तो खाली हो गया, तो बी इसका राइट आंसर है। 87 में देखिए कि एक तीर ऊपर को, फिर एक नीचे को, फिर एक ऊपर को, फिर एक नीचे को। इसमें 2 इधर को और 2 इधर को हो गए, ठीक है, एक साथ ही हो गए, बाहर के वाले इधर को, अंदर वाले इधर को। बाकी इसमें एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, इसमें भी एक इधर, एक उधर, एक, तो बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। ये थोड़े से डिफरेंट है, नहीं तो इनमें एक इधर को जा रहा है, फिर एक नीचे को आ रहा है, या इसमें एक इधर को जा रहा है, फिर एक इधर को जा रहा है, ठीक है। सिर्फ इसमें है कि बाहर वाले इधर को जा रहे हैं और अंदर वाले दोनों इधर को जा रहे हैं, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। फिर ऐसा ऐसा, ये देखो सबको वृत्त के 2 पार्ट हो रहे हैं, ठीक है, चाहे घूम रखा है लेकिन 2 पार्ट, सिर्फ इसी में थोड़ी सी डिफरेंट है, तो सी इसका राइट आंसर। 89 में देखिए, एक छोटा वृत्त, एक और से भी छोटा वृत्त, और उसके आगे ऐसे, तो सब में क्या है, जो छोटे वृत्त के आगे चाप जैसा काट रखा है, ये देख लीजिए। सिर्फ एक इसी में कि जो बड़े वाले वृत्त के पीछे चाप काट रखा है, तो बी इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर बी, इसका सी और इसका बी। आप नोट करते रहेंगे। आप चाहें तो कॉपी में फिगर बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें देखिए, इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है और ये कन्फ्यूजिंग भी है कि इसमें भी कोण बनना है, इसमें भी कोण बनना है, इसमें भी कोण बनना है और इसमें भी कोण बनना है। ये देखिए, इन तीनों में क्या है, अधिक कोण है, इन तीनों में अधिक कोण बनने हैं। सिर्फ इसी में है जो न्यून कोण बनना है, तो इसलिए सी इसका राइट आंसर है, ठीक है, समझ रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 95 तक देख लेते हैं, निर्देश पढ़ लेते हैं। पहले इन प्रश्नों की बाईं ओर एक समस्या आकृति है, ये समस्या आकृति है, और दाईं ओर उत्तर आकृतियाँ हैं। 4 उत्तर आकृतियाँ दे रखी हैं कि उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति की पूर्णतः समान है, यानी ऐसा ही कौन है इसमें। तो 91 का आप देखेंगे कि ऊपर से ऐसा है और नीचे ऐसा है, तो ठीक ऐसा ही कौन है। 91 का राइट आंसर डी, बिल्कुल ऐसा ही ये है, ठीक है। बाकी में थोड़ा से थोड़ा डिफरेंट है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देख लेते हैं कि ऐसा ही कौन है। तो 92 का जो राइट आंसर है वो है सी। आप देख लीजिए, बिल्कुल सेम है। 93 में ये देख लीजिए ऐसा कौन सा है, तो 93 का जो राइट आंसर है वो है बी। आप ये देखेंगे तो ये है, फिर एक हाथ ऊपर को, एक हाथ नीचे को, ठीक है, तो ये बी इसका राइट आंसर है। 94 देख लेते हैं कि ऐसी समस्या आकृति क्या है, इस प्रकार का एग्जैक्टली कौन है कि यहाँ पे वर्ग बना हो, यहाँ पे त्रिभुज बना हो, यहाँ पे गुणा का निशान, यहाँ पे बराबर का निशान, ठीक है। तो ऐसा कौन है। 94 का जो राइट आंसर है वो है बी। आप देख लीजिए सेम है, ठीक है। 95 में इस प्रकार की जो समस्या आकृति है ऐसी ही कौन सी है, तो 95 का आप देख लेंगे कि पहले ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है और लास्ट में तीर का निशान है, तो सी बिल्कुल सेम है। जो सी वाला है बिल्कुल सेम है, ओके। चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं, और ये 96 से लेकर 100 तक के लिए है। इसमें दे रखा है निम्नलिखित प्रश्न में एक समस्या आकृति है। ये समस्या आकृति है जिसका एक भाग अपूर्ण है, ये वाला भाग अपूर्ण है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के अधूरे भाग, यानी इनमें से ये जो उत्तर आकृतियाँ इनमें से आपको चूज करना है कि यहाँ पे कौन सा आएगा, को पूरा करती हो। तो चलिए देख लेते हैं कि 96 का क्या होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे बैठाते हैं तो बिल्कुल फिट बैठेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। 96 देख लेते हैं, 97 देख लेते हैं कि इस वाले यहाँ पे आकृति पे क्या आएगा। तो 97 का जो राइट आंसर है वो है डी। इस आकृति को हम एग्जैक्टली यहाँ पे बैठाएंगे तो बिल्कुल फिट बैठेगी, ओके। 98 का देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो 98 का जो राइट आंसर है, बिल्कुल आपका भी सही आंसर बैठ रहा है बी। बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 99 है कि यहाँ पे कौन सी आकृति बैठेगी। तो 99 का आप देखिए कि सब बाहर को जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस आकृति को बैठाते हैं तो बिल्कुल सटीक बैठेगी। तो 99 का जो राइट आंसर है वो है ए। चलिए हम 100 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो इसमें देखेंगे हम यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। अब बी क्यों होगा, आप ये देख लीजिए, इधर को ब्लैक है, इधर को ब्लैक है, तो इधर को ब्लैक होना चाहिए तो इधर को होना चाहिए, ठीक है। तो बिल्कुल देख लीजिए ये बिल्कुल सटीक बैठेगा। अगर हम इसको यहाँ पे बैठाएंगे तो बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो बी इसका राइट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का वीडियो। आपने पूरे 100 क्वेश्चन समझ लिए होंगे। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप ये भी बताएंगे आपकी कितने मार्क्स आ रही हैं। अगर आपने अपनी मार्क्स लगाई है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और चूंकि आप 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके आने वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।